सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात हम डिस्कस करने वाले हैं कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब ऑन होते हैं अपने अपने वक्त पर, अपने अपने सिचुएशन के लिहाज से, तो उस वक्त किसी टिश्यू पर मौजूद जो अंदर सेल होते हैं, जहाँ रिसेप्टर लगे होंगे, उस सेल्स के अंदर वो क्या तब्दीलियाँ पैदा करते हैं, कैसे उससे वो काम लेते हैं और मतलूबा नताइज वो हासिल करते हैं। तो हम एक सेल के ऊपर ये बात करेंगे और उस सेल के ऊपर जो हम उसके फंक्शन को, मैकेनिज़्म को समझेंगे, वो आप उसको बाकी और जो टिश्यूज़ के सेल्स हैं उस पर भी मुंतबिक कर सकते हैं और उसके मेन मरकज़ी फ़ंक्शन को समझ लें। मरकज़ी फ़ंक्शन को समझने के लिए यहाँ पर हमने एक समझ लें कि दिल का एक हमने टिश्यू में से एक सेल लिया, ऐसे नोड से लिया है और ये कार्डियक मसल उसका एक सेल है जिस पे हमने कुछ चीज़ ड्रॉ की हैं। यहाँ पर आप देखें कि ये दो हमने यहाँ पर रिसेप्टर बनाए हैं, एक यहाँ पर बीटा 1 रिसेप्टर बनाया है और आप इस देखिए इसकी माहियत को कि ये किस तरह से बल खाता हुआ, जैसे सांप जा रहा है, सांप के उसके मुनासबत से है। सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी इसको कहते हैं और इसको 7 पास रिसेप्टर भी कहते हैं, सर्पेंटाइन भी और 7 पास रिसेप्टर भी कहते हैं। और ये कौन सी उसकी टाइप है? बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं थोड़ा सा इसके रिसेप्टर के अंदर शक्ल में फ़र्क ऊपर का है, लेकिन बाकी ये भी सर्पेंटाइन रिसेप्टर है और ये M2 है क्योंकि ये कोलिनर्जिक है। ये एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है, ये बराए नॉर एपिनेफ्रीन होता है, लेकिन ये किसके लिए होता है? ये एसिटा अल्कोलिन के लिए। तो ये एसिटा अल्कोलिन जब इसके साथ बाइंड होगी तो उस वक्त ये एक्टिवेट होगा एसिटाइलकोलिन के लिए। और ये कब होगा? जब इसके साथ क्या बाइंड होगा? नॉर एपिनेफ्रीन। अब हमने यहाँ पर नॉर एपिनेफ्रीन का एक बाइंड करने का सिस्टम लगा दिया, ठीक है। तो इंशाल्लाह अभी इसको हम बहुत तफसील के साथ समझने वाले हैं। यहाँ पर हमने इसके साथ इसकी टेल पे एक GS प्रोटीन दिखाया है। बेसिकली ये सर्पेंटाइन रिसेप्टर जो होते हैं वो G प्रोटीन के साथ बाइंड होते हैं क्योंकि इसको इन्होंने क्या करना है? स्टिमुलेट करना है। जहाँ पर S है इसने क्या करना है? स्टिमुलेट। और यहाँ पर क्या है? GI, ये भी G प्रोटीन है लेकिन इनहिबिटरी प्रोटीन के साथ। और ये G प्रोटीन कौन सा है इसके साथ? स्टिमुलेटरी सिस्टम है। स्टिमुलेटरी कहाँ से होगा? अल्फा से होगा। ये बेसिकली इसको हमने शॉर्ट दिखाया है। इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर इस तरह से है कि जिसमें अल्फा, बीटा और गैमा स्टिमुलेटिंग है और इसमें क्या है? इसमें भी अल्फा, बीटा, गैमा, लेकिन इनहिबिटरी, I फॉर इनहिबिटरी है सिस्टम। अब हम यहाँ पर तफसील से अपने काम को शुरू करते हैं। हम सपोज करते हैं कि यहाँ पर आकर के नॉर एपिनेफ्रीन का सिस्टम ऑन हो गया है। नॉर एपिनेफ्रीन यहाँ पर आ गई। नॉर एपिनेफ्रीन कब पहुँचेगी? जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होगा। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। अब यहाँ पर ऑन होने के बाद ये जो अल्फा है, अल्फा स्टिमुलेटरी, इसमें से इसके साथ बाइंड होगा और इसके साथ बाइंड हो करके ये इस एड्रेनालाइल साइक्लेज को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। जब एड्रेनालाइल साइक्लेज को स्टिमुलेट करेगा, ये बेसिकली इसके सेल के मेम्ब्रेन के पास ये एक प्रोडक्ट मौजूद है जो जब यहाँ पर नॉर एपिनेफ्रीन बाइंड हो जाएगी तो GS के अल्फा स्टिमुलेटरी सिस्टम से ये एग्जीक्यूट होगी या स्टिमुलेट होगी। इसके स्टिमुलेशन होने से क्या फ़ायदा होगा? ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट काम करती हैं और सेल के अंदर ये इस राब्ते के लिए, क्योंकि ये खुद ब खुद कोई चीज़ें नहीं करती, कई काम होते हैं लेकिन मैकेनिज्म इनके अलग-अलग होते हैं जिनसे वो मतलूबा बायोलॉजिकल काम लेते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता या इलेक्ट्रॉनिक कोई डिवाइस होती तो उसके अंदर मुख्तलिफ सर्किट बने हुए होते हैं और उसके अंदर होता है कि अगर ये लेवल पे स्विच ऑन हो तो ये काम करना है, इस लेवल पे हो तो ऑफ कर देना, इतना करंट गुजर जाए तो बंद कर देना। तो वो डिवाइसेस के अंदर हम मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर बायोलॉजिकल सिस्टम है तो इसके अंदर बायोलॉजिकल ही तरीके से चेंजेस होंगी। तो इसने क्या करना है? इसने जब स्टिमुलेट हो गया तो इसने स्टिमुलेशन का अमल करना है, अपने करीब मौजूद ATP को स्टिमुलेट करना है। ATP को स्टिमुलेट करने से क्या फ़ायदा होता है कि साइक्लिक AMP ये बन के इजाफी होना शुरू हो जाता है। साइक्लिक AMP बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है और इस साइक्लिक AMP ये सेकंड मैसेंजर सिस्टम है। फर्स्ट मैसेंजर यहाँ पर पहुँच चुका, इसने इसको पैगाम दिया, इससे इसकी स्टिमुलेशन हुई। इस सिस्टम को ऑन करने के लिए एड्रेनालाइल साइक्लेज, जिसको AC से हमने बताया है, इसको
एक्टिवेट होना ज़रूरी है। इसने एक्टिवेट होकर के इस साइक्लिक एएमपी को इन्हांस किया, बढ़ाया और इसको एक्शन में लाया। इसके एक्शन में आने से क्या होगा, इसके पास मौजूद एक और सिस्टम मौजूद है, एक प्रोटीन मौजूद है जिसने इसको स्टिमुलेट करना है। इसने क्या करना है, इसके साथ इसको स्टिमुलेट करना है। जब साइक्लिक एएमपी ऑन हो जाएगा, बहुत सारे काम होते हैं साइक्लिक एएमपी के, हमने और सेल्स के अंदर भी देखा है। यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है, साइक्लिक एएमपी यहाँ पर मौजूद प्रोटीन काइनेज ए, ये क्या है यहाँ पर, प्रोटीन काइनेज ए, इसको स्टिमुलेट करेगा। जब ये इसको स्टिमुलेट करेगा, इसका स्टिमुलेट होना निहायत ज़रूरी था, क्योंकि इसके स्टिमुलेट हुए बगैर इस सेल के अंदर जिस मकसद के लिए नॉरएपिनेफ्रिन यहाँ पर बाइंड हुई है वो हल नहीं हो सकता। लेकिन ये मैकेनिज़म्स मुख्तलिफ काम करते हैं, आप देखेंगे कि अभी इसमें और कितनी और चीज़ें भी ऐड होती हैं। इसने क्या करना है, इसने फास्फोरिलाइजेशन का अमल करना है। यहाँ पर जब ये फॉस्फेट को रिलीज़ करेगा अपने एक्टिवेट होने के बाद, तो यहाँ पर मौजूद चैनल्स, कैटाइन चैनल्स, इन्होंने एक्सप्रेस भी होना है और इन्होंने एक्शन में भी आना है, एग्जीक्यूट होना है। यहाँ पर मुख्तलिफ ये इसके ऊपर मौजूद हैं। तो ये क्या होगा, कैटाइन्स को इन करेगा, मुख्तलिफ कैटाइन्स को अंदर लाना है इन्होंने। तो ये चैनल कब ऑन होंगे, जब ये फास्फोरिलाइजेशन के अमल से गुजरेंगे, इसको फास्फेट आ करके इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये कहाँ से आएगा, यहाँ से, इस जगह से ये मौजूद हो रहा है प्रोटीन काइनेज ए से। तो इसने क्या किया, इन चैनल्स को आके मुख्तलिफ चैनल्स को फास्फोरिलाइज किया। क्यों करना ज़रूरी था इसको, इसलिए कि ये इस वक्त ये सेल एक रेस्टिंग पोजीशन में, एक नॉर्मल पोजीशन के अंदर था। इसको इसके अंदर बरकी तब्दीलियाँ आनी थी, इसके अंदर मैकेनिकल और केमिकल तब्दीलियाँ आनी थी। जब तक ये मैकेनिकल और केमिकल तब्दीलियाँ नहीं आती तो इसके अंदर से वो एक्शन पोटेंशियल का अमल नहीं होगा। क्योंकि हमने यहाँ पर बताया कि हमने कार्डियक मसल लिया है, मसल में से एक टिश्यू लिया है, एक सेल लिया है। तो इस सेल के अंदर जो तब्दीली आएगी वो पूरे टिश्यू में आएगी, पूरे टिश्यू में आएगी तो पूरे ऑर्गन में आएगी। तो हम एक सेल के अंदर से इस सिस्टम को समझ रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल का अमल होना। एक्शन पोटेंशियल का अमल समझते ना क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल, ये इस तरह से बरकी लहरों के अंदर एक रफ्तार के साथ जाएगा। तो ये एक्शन पोटेंशियल का अमल जितनी तेज़ी के साथ होगा, जितना ये करीब करीब होंगे, मिसाल के तौर पे इतना 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 इस तरह से कर रहे हैं तो ये तेज़ अमल होगा। लेकिन इसके मुकाबले में अगर ये इस तरह से हो तो ये एक स्लो अमल है। ठीक है, तो इसके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को थ्रेशोल्ड के करीब ले जाने के लिए, थ्रेशोल्ड बताया था ना हमने, थ्रेशोल्ड क्या होती है कि एक गेट, एक हद किसी चीज़ की, मिसाल के तौर पे मस्जिद कि ये यहाँ से मस्जिद शुरू होती है और यहाँ ख़त्म होती है, या किसी इलाके की हदूद है, इस तरह से कंटोनमेंट के एरियाज़ होते हैं, उनकी वो हद लगी होती है। तो उस हद के बाद एक और चीज़ आ जाती है और एरिया आ जाता है और कोई फंक्शन आ जाता है। तो वो उसकी जो लिमिट होती है, उस लिमिट को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड। तो उस थ्रेशोल्ड को समझिए कि थ्रेशोल्ड क्या चीज़ है। और एक्शन पोटेंशियल को हमने यहाँ बताया कि एक्शन पोटेंशियल आसान लफ्ज़ों में क्या है कि जो बरकी सिग्नल तैयार होकर के जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक्शन पोटेंशियल का अमल कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसके थ्रेशोल्ड को नज़दीक लाना है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोजीशन से नज़दीक। किस तरह से हो जाएगा, मिसाल के तौर पे ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन है और ये थ्रेशोल्ड है। ठीक है, जब ये थ्रेशोल्ड है और यहाँ पर अगर ये रेस्ट की हालत में इस तरह से एक्शन पोटेंशियल का अमल जारी है थ्रेशोल्ड तक, लेकिन अगर ये थ्रेशोल्ड नज़दीक कर दिया जाए, अगर ये थ्रेशोल्ड नज़दीक कर दिया जाए, ये नज़दीक हो जाए, तो क्या होगा, क्या इसके अंदर ये रफ्तार बढ़ नहीं जाएगी, क्योंकि ये अब अपने मकाम तक जल्दी जल्दी पहुँचेगा। जो जल्दी पहुँचेगा तो इसके अंदर ये अमल जल्दी जल्दी होगा। जब ये जल्दी जल्दी अमल होगा तो क्या होगा, दिल, क्योंकि कार्डियक मसल है, यहाँ पर इसने क्या करना है, परकंजा सिस्टम में भी और एसए नोड पे और एनए नोड सब पे जा कर के इसने उस अमल को तेज़ कर देना है। इससे कॉन्ट्रैक्शन का अमल, दिल के धड़कने का अमल तेज़ हो जाएगा, ताकत के साथ होगा। जब ताकत के साथ होगा तो मतलूबा नताइज लेंगे, और यही अमल जब स्लो स्लो हो रहा होगा तो नताइज कम आएंगे। तो इस मैकेनिज्म को समझें कि कौन सी चीज़ कहाँ से कंट्रोल होती है। तो यहाँ पर इस बात को समझ लिया आराम से, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखें कितने सिस्टमेटिक तरीके से आ करके यहाँ पर
ये केटाइन चैनल्स को बिलखसूस इसके अंदर कैल्शियम को इन्होंने, कैल्शियम और सोडियम इसके अंदर जा रहा है, तो ये कैल्शियम और सोडियम यहाँ पर जमा होगा। कैल्शियम बिलखसूस कैल्शियम ने इसके अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा होना है, तो इसने जब ज़्यादा इजाफा होना है तो इसके अंदर क्या करेगा, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को थ्रेशोल्ड के करीब ले जाएगा और उसके नतीजे में इसका अमल तेज़ हो जाएगा। और जैसे जैसे इसके ऊपर से फायर होता रहेगा वैसे वैसे ये अमल तेज़ होता रह जाएगा, वैसे वैसे कैटाइंस अंदर आते जाएंगे और इसके अंदर ओवरलोडिंग होती जाएगी। ओवरलोडिंग के नतीजे में इसका फंक्शन तेज़ होता जाएगा जब तक ये अमल यहाँ से जारी है, ये मुसलसल अमल चलता रहेगा। अब जब ये अमल जारी है तो यहाँ पर एक और बात भी समझने की है। मिसाल के तौर पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अपने नॉर्मल लेवल पर है, नॉर्मली काम कर रहा है, लेकिन उस वक्त कोई पर्सन, पेशेंट कोई ऐसा है जिसको अचानक कोई ऐसी खबर मिलती है, कोई ऐसी न्यूज़ उसके इल्म में आती है, कोई ऐसा अचानक ब्लास्ट सुनता है, कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ उसके सामने आती है, बाज़ अगर खुशी की खबर भी ऐसी आ जाती है, गम की खबर भी आ जाती है, उसके नतीजे में उसकी हार्ट बीट तेज़ हो गई। तो वो कहाँ से तेज़ हो गई? वो उस हमारे दिमाग में हमारे एहसासात के ज़रिए से जो बात है उसके नतीजे में वो ओवरफायर हो गया। ओवरफायर हुआ तो क्या हुआ, ये सिस्टम यहाँ पर तेज़ हो गया, लेकिन इस सिस्टम को चूंकि ये इस सिस्टम की वजह से फायर नहीं होकर के तेज़ हुआ था, ये यहाँ पर इस अमल के नतीजे में तेज़ हुआ, तो इसको ब्रेक करने के लिए, रोकने के लिए भी तो कोई निज़ाम होना चाहिए था ना, ताकि उसको नॉर्मल लाए। अब ऐसा तो नहीं क्योंकि खबर सुन ली और दिल की धड़कन तेज़ हो गई तो उसको नॉर्मल ना करें, उसको नॉर्मलाइज भी करना है। तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए यहाँ पर एक और प्रोडक्ट मौजूद है जिसने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। इसके लिए इसने क्या करना है, यहाँ पर इस साइक्लिक AMP को, C को अलग और AMP को अलग-अलग कर देना है। यूँ समझ लें कि इसके पास एक कटर है, इस कटर ने इसको यहाँ से कट कर दिया और ये कट करके इस दोनों को अलग कर दिया। अब चूंकि ये दोनों प्रोडक्ट अलग हो गए तो ये प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट नहीं करेगा, जब इसको एक्टिवेट नहीं करेगा तो ये फॉस्फेट रिलीज नहीं करेगा, फॉस्फोरिलाइजेशन का अमल नहीं होगा, तो ये जो चैनल्स हैं कैटाइन चैनल्स ये ओपन नहीं होंगे, ये एक्सप्रेस नहीं होंगे, ये नॉर्मल रहेंगे। जब ये बंद हो जाएंगे तो क्या होगा, कैल्शियम इसके अंदर नहीं आ रहा ज़्यादा, जब कैल्शियम ओवरलोड नहीं हो रहा तो क्या ये सारा सिस्टम यहाँ पर चलेगा, दिल की धड़कन फिर नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने आकर के थ्रेशोल्ड को करीब करना था, एक्शन पोटेंशियल के अमल को बढ़ाना था, लेकिन अब इसका रिवर्स अमल हो गया और ये एक शिद्दत जो अनएक्सपेक्टेडली हुई थी वो अब कम होना शुरू हो जाएगी नॉर्मल हालात के अंदर, और ये दिल को दोबारा अपने नॉर्मल पोजीशन की तरफ लेके चला जाएगा। अब इसको क्या कहते हैं, इसको फास्फोडाइस्ट्रेज कहेंगे। फास्फोडाइस्ट्रेज याद है जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर काम कर रहे थे, वो व्याग्रा का तस्करा किया था और बताया था कि वो कैसे PDE5 रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होती है और वहाँ से वो अपने बाकी अमल को मुकम्मल कराती है, जिससे इरेक्शन वगैरह के मामलात को कंट्रोल किया जाता था। ये वही PDE5S रिसेप्टर है। PDE के अंदर बहुत सारे अक़साम के हैं जो मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ काम करते हैं, लेकिन बहरहाल वायग्रा का इसके ऊपर भी असर होता है। लेकिन इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट बात और भी है कि जो लोग स्टडीज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं या कंप्यूटर वगैरह पे प्रोग्रामिंग वगैरह इस तरह के कामों में होते हैं, बहुत ज़्यादा हालत रेस्ट की हालत में दिमागी काम ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो उन्हें कुछ घंटे 2 घंटे के बाद चाय की, किसी को सिगरेट की, किसी को कॉफ़ी की, किसी को कहवे की, जो भी उसकी आदत होती है उसके मुताबिक उसको ज़रूरत पड़ती है। तो जब वो ज़रूरत पड़ती है तो वो उस चीज़ को, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पे कॉफ़ी इस्तेमाल की, चाय इस्तेमाल की, और थोड़ी देर के बाद वो फ्रेश महसूस करता है अपने आप को, दोबारा अपने काम में लग जाता है। तो उन प्रोडक्ट के अंदर क्या चीज़ होती है, कैफ़ीन। वो कैफ़ीन जब कीमियावी शक्ल ले करके इस जगह पे पहुंचती है, इस PDE5 को, इसको इनहिबिट कर देती है। ये क्या करती है, इसको, इसके काम को, इसको यहाँ पर इसने इनहिबिट कर देना है। तो जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो ये साइक्लिक AMP क्या कट हो सकेंगे, इसको हालत नॉर्मल में ला सकेंगे, लिहाजा इसका ये अमल जारी रहेगा और दिल जो अपनी रफ्तार पकड़ना चाह रहा था वो पकड़ता जाएगा। वो जो डाउन हो रहा था वो डाउन होने का अमल ख़त्म हो गया, क्योंकि इसने डाउन होने का अमल करना था। अब वो डाउन होने का नॉर्मल हालत के अंदर काम ख़त्म हो गया और उसने उसको दोबारा एक फ्रेशनेस का एहसास दिया और वो दोबारा अपने काम पे आ गया। तो देखें बातों के साथ साथ कितनी चीज़ें आती हैं
कि इस प्रोडक्ट ने, क्योंकि चाय ने या कॉफ़ी ने थोड़ी यहाँ पहुँचना है, चाय कॉफ़ी तो नहीं पहुँचती, लिहाजा उसमें से जो प्रोडक्ट निकली, कैफीन निकली, उसने यहाँ पर आकर के इसके साथ काम किया। एनीवे, अब हमने यहाँ पर देखा कि जब ये एसएनएस का सिस्टम ऑन हो करके उसने किस तरह से जी प्रोटीन को स्टिमुलेट करवाया, जी प्रोटीन स्टिमुलेट हुआ तो उसने एड्रेनालाइल साइक्लेस को स्टिमुलेट किया, इसने एटीपी को एक्टिवेट करके इससे CAMP यानी साइक्लिक AMP को बढ़ा दिया। जब साइक्लिक AMP बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, अपने साथ अटैच्ड जो प्रोटीन काइनेज ए है इसको एक्टिवेट करेगा। जब ये इसको एक्टिवेट करेगा तो इससे क्या होगा, फॉस्फेट रिलीज होगा, फॉस्फेट रिलीज होकर फॉस्फोराइलेशन का अमल होगा, क्योंकि फॉस्फेट इन चैनल्स के साथ बाइंड होकर के, अटैच होकर के इसके साथ इसके चैनल को ओपन करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं, इसको वर्किंग हालत में लाते हैं, जिसके नतीजे में बहुत सारे कैटाइंस इन होते हैं, जिसमें खास तौर पर सोडियम और कैल्शियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा कैल्शियम इंपॉर्टेंट है। इसने अंदर आ करके इसके अंदर ओवरलोडिंग करनी है, जिसके नतीजे में एक्शन पोटेंशियल का अमल तेज़ होगा, थ्रेशोल्ड करीब आ चुका होगा और हार्ट बीट स्ट्रॉन्ग हालत में तेज़ होकर के बढ़ेगी। अब अपोजिट इसके मुखालिफ में आते हैं और हम आते हैं यहाँ पर, अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन है। अब इसने ऑन होकर के इस सारे सिस्टम को ऑफ करना है, रोकना है। जब ये सिस्टम को ऑफ करेगा, रोकेगा, तो हम कुछ ज़्यादा बेहतर अंदाज में काम कर सकेंगे। यहाँ थोड़ा सा हम स्पेस और बना लेते हैं, ये हमने थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर और क्रिएट कर लिया है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट काम होने थे। अब ये सिस्टम जब ऑन हुआ तो लाजमी बात है इस सिस्टम को बंद होना है, क्योंकि सिंपैथेटिक बंद होना है तो इसने ऑन होना है, इसने इसको मुतासर करना है, दोनों सिस्टम बैक वक्त नहीं चल सकते। तो क्या होगा, जब ये ऑन है सिस्टम तो इसने इसको ऑफ रखने के लिए क्या करना है, इसने सबसे पहले यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट को रिलीज करके इस रिसेप्टर पे इसके और एसिटाइलकोलिन के रिलीज को यहाँ बंद करना है, रोकना है। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन है तो यहाँ पर एक्टिवेशन के साथ साथ उसने अपने अगले पड़ोसी को रोक देना है काम से कि तूने नहीं करना। और जब ये सिस्टम ऑन होगा तो इसने क्या करना है, इसने इसको जा करके रोक देना है, और यहाँ पर इसने एसिटाइलकोलिन जिसका रिसेप्टर यहाँ मौजूद है उसको बाइंड हो करके और यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एंडिंग से नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को रोक देना। यहाँ पर क्या था, नॉरएपिनेफ्रिन, और यहाँ पर एसिटाइलकोलिन था। तो एक तो इन्होंने ये काम करना होता है, आपस में एक दूसरे को बंद करना होता है। दूसरा काम का क्या करना है, इसने यहाँ पर आकर के इसको इनहिबिट करना है काम से। तो इनहिबिट करने के लिए इसने क्या करना है, इसने यही अल्फा इनहिबिटरी को लेकर के यहाँ पर इसके साथ बाइंड कर देना है, और जब ये इसके साथ बाइंड होगा, इसको एक्टिवेट कर देगा, तो ये क्या करेगा, इस अमल को रोक देगा। यहाँ पर से इस अमल को रुक जाएगा, काट दिया जाएगा, इनहिबिट कर दिया जाएगा। ऊपर से भी इनहिबिट हो गया, यहाँ से भी इसको एड्रेनालाइल साइक्लेस को इनहिबिट कर दिया गया। जब ये दोनों सिस्टम इनहिबिट हो गए तो बताएं ये कि क्या ये ATP, CAMP यानी साइक्लिक AMP ये सब एक्टिवेट होंगे। जब ये एक्टिवेट नहीं होंगे, ये इजाफा नहीं होगा, तो ये प्रोटीन काइनेज A भी वर्किंग में नहीं आएगा और उसके नतीजे में फॉस्फोराइलेशन का अमल भी नहीं होगा और ये चैनल्स ओपन भी नहीं होंगे, कैटाइंस अंदर भी नहीं आएंगे, तो ये सारा काम नहीं होगा, रुक जाएगा, नॉर्मल पे जाएगा। तो उसके नतीजे में क्या होगा, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो क्या होगा, अपनी नॉर्मल जगह पे जहाँ उसको होना है उसके ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो सिग्नलिंग करंट आना था, जिस करंट के बिना पे काम होना था, तो वो अब नॉर्मल हालत की तरफ चला गया। यहाँ से इसका इनपुट भी कम हो गया, तो इन सब के नतीजे में क्या होगा, अब ये इसका वक्फा बढ़ जाएगा, इसका जो स्ट्रोक है वो भी अब चूँकि फासला बढ़ जाएगा। अब लेट सपोज ये फासला बढ़ गया तो अब क्या होगा, अब ये नॉर्मल हालत की तरफ आ गया, अब ये कम धड़क रहा है, कम स्पीड से धड़क रहा है। और इसका ये आप देखें कि हालत सुकूत और हालत हरकत इन दोनों में भी फ़र्क आ गया, जबकि यहाँ पर तेज़ी थी। मोहतरम, यही चीज़ हम नब्ज़ में भी देखते हैं। जब हम नब्ज़ों में देख रहे होते हैं तो सिर्फ रट्टे लगाए हुए से काम नहीं चलेगा कि ऊपर नब्ज़ है तो फ़लानी है, तो नीचे है तो इतनी उंगलियों पर है, तो ये तो अफ़ाम व तफ़हीम के लिए, सीखने सिखाने के लिए इब्तिदा की बातें हैं। लेकिन उस नब्ज़ पे हाथ रखने के बाद अंदर क्या हो रहा है इसको भी समझना है। अब देखने ना कि यहाँ पर किस तरह से पल्स जनरेट हो रही थी, तो यही पल्स और यही हरकत तो हम नब्ज़ में फ़ील कर रहे होते हैं कि अगर चौड़ी हो गई है तो क्या है, अगर मोतदल पे बीच में है तो क्या है। जैसे हमने अपने
जो थर्मो रेगुलेशन है उस क्लास में भी हमने देखा था कि जब गर्मी हमारे अंदर बढ़ जाती है तो क्या होता है, उस वक्त अरीज़ होनी शुरू हो जाती है कुछ नब्ज़। जब वो अरीज़ होनी शुरू हो जाती है तो अरीज़ क्यों होती है, ताकि उसके अंदर से जो हीट उसने खारिज करनी है रेडिएशन की सूरत में, वेपोराइजेशन की सूरत में, तो वो आसानी से जिल्द के करीब आके कर सके। आपने देखा होगा ना कि उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, लोग ऐसे आस्तीनें ऊपर चढ़ा लेते हैं, कोई गिरेबान खोल लेते हैं, बहुत ज़्यादा किसी को फीलिंग हो तो उसका जो दिमाग में से उसको सिग्नल मिलता है कि वो शर्ट उतार लेते हैं, कोई अपने पांचे ऊपर कर लेते हैं बहुत ज़्यादा, बाज़ लोग नहाने चले जाते हैं, स्विमिंग पूल में चले जाते हैं, बर्फ़बारी के इलाकों में लोग चले जाते हैं। यानी जो भी उसके जिस्म में और उसको दस्तयाब सहूलतें हैं इनकी मुताबिकत जो कर सकता है वो अपने गैर तबई हरारत को मुतदल करने के लिए वो अमल करता है। और इसी के बरखिलाफ़ अगर सर्दी हो तो वो गर्म चीज़ों में अपने आप को अटैच करने की कोशिश करेगा कि गर्म चीज़ मिल जाए, कोई गर्म चीज़, चाय पी लूँ, खाना खा लूँ अपने तई, वो इस तरह की गर्म चीज़ें इस्तेमाल कर रहा होता है। या बाज़ लोग समझदार होते हैं, अपने आप को हरकत में ले आते हैं, एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं जिससे वो हीट प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, ये रद्द-ए-अमल हमारे जिस्म के अंदर से चल रहा होता है। इन्हीं को हमने नब्ज़ से देखना है कि नब्ज़ में हमने देखते हुए सुकेड़ आ गया तो अब क्या पोजीशन आई, सुकड़ क्यों गई, अभी अरीज़ हुई है तो कितनी अरीज़ हुई है, अगर ये मज़ीद अरीज़ हो गई है तो अब कहाँ चली गई, नीचे क्यों उतर गई, ऊपर क्यों आ गई, हम सारे रब्त करेंगे। लेकिन वो लोग समझ सकेंगे हमारी नब्ज़ों के बातों को और उन तमाम ड्रामेबाज लोगों से भी बाहर निकल जाएंगे जो आए दिन नित नए नब्ज़ों के तरीके और इलाज मुआलजे और तशख़ीस के तरीके बताते हैं। उनके झांसों से भी निकलना है तो फंक्शंस को समझें, मोहताजी ख़त्म लोगों से। नित नए लोग आ जाते हैं, अपनी अपनी थ्योरियाँ निकाल करके ले आते हैं, हम सब से निकल जाएंगे इंशाल्लाह। जो बॉडी को समझ गया, तशख़ीस कर लिया, उसने तशख़ीस जिसने बेहतरीन कर ली उसने इलाज बेहतरीन कर लिया। तो इन मैकेनिज़म्स को ज़रूर समझें, इनको अवॉइड ना करें, इनको बार बार देखें, वीडियोज़ को देखें, घर जा कर के भी आप लोग भी देखें, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी देखें, बार बार देखें, फिर इनको नोट करें, फिर अकेले इसके ऊपर बातें करें, इस सिस्टम को समझें। इंशाअल्लाह ताला ये आपके जहनों में बैठ जाएगा। इनके लफ्ज़ों की मुश्किलात से ना घबराएं, लफ्ज़ के नाम यही हैं तो हम क्या बोलेंगे, और उसके मुतबादिल उर्दू में या कोई आसान नाम है ही नहीं। और जो हमें पढ़ाया जाता था, जो कुछ बताया जाता था, वो सब एक ख़याली, कोई देवमालाई, परियों की दास्तानी होती है, फ़िज़िकल वो चीज़ विजिबल नहीं होती। तो फ़िज़िकल चीज़ों को समझें ताकि जब हम किसी समझदार लोगों के साथ बात करें, पाकिस्तान से, मुल्क से बाहर जाते हैं, वहाँ पर मौजूद काबिल डॉक्टर आपका इंटरव्यू लेते हैं, आपको वहाँ लाइसेंस इशू करना होता है, तो आपके अंदर वो काबिलियत तो हो कि आप उनको जवाब दे सकें, बात कर सकें। आप वहाँ बैठ कर के ख़याली बातें करेंगे, जी ये गुद्दी उज़लाती मरीज़ है ना तो इसको मैंने गुद्दी असाबी देनी है। वो कोई खाक जानता है गुद्दी उज़लाती गुद्दी असाबी को? हमने अपने तई जो रटा रटाया चला गया। आप उसको बॉडी मैकेनिज़्म बताएं, बियॉन्ड द सीन क्या चल रहा है वो आप उसके साथ बात करें तो आपकी काबिलियत से मरूब होंगे लोग, मरीज़ भी खुश होंगे। तो एनीवे, अब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो गया। यहाँ पर अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन है, तो जब इसने ऑन होना है तो इसने इसको इनहिबिट करना है, इसको काम से रोक दिया। पहले मरले पे यहाँ रोक दिया, दूसरे मरले पे इसने यहाँ रोक दिया ताकि ये भी इनहिबिटरी सिस्टम काम कर रहे, और उसके बाद ये वाला सिस्टम भी मैकेनिज्म पूरा इसका रुक गया। अब चूँकि इसके अंदर इस अल्फा इनहिबिटरी ने तो यहाँ पर काम कर दिया, बीटा 1 और गैमा 1 इन्होंने भी कुछ काम करना है, क्योंकि बहुत अच्छे स्टूडेंट इस बात को समझ सकते हैं अच्छे से। अब क्या होता है कि जब इसके अंदर केटाइंस लोड हो रहे हैं तो कुछ केटाइंस को बाहर भी निकलना चाहिए। उनको बाहर निकालने के लिए भी यहाँ पर चैनल एक्सप्रेस होंगे, और वो किससे होंगे, वो इस यूनिट से होंगे। ये यूनिट क्या करेगा, इनको जा करके स्टिमुलेट करेगा, और इसमें से क्या चीज़ बाहर निकलेगी, कौन से केटाइन ने बाहर निकलना है, पोटेशियम ने। कैलियम बेसिकली इसको कहा जाता है, ये कैलियम है इसके मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर, और पोटाश के लिए इस्तेमाल होता था। और वो कैलियम लफ्ज़ यहाँ पर आ गया, लैटिन वर्ड है कैलियम, और उसके बजाय अंग्रेज़ी में जो हम बात करते हैं पोटेशियम पे बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर कैलियम है, और इसने बाहर निकल जाना है। इसने डीलोड भी करना है, क्योंकि ये ओवरलोड कर रहा था तो इसने डीलोड भी करना है सिस्टम ने। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और चीज़ जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, कि यहाँ पर ये जो फास्फोराइलेशन का अमल हुआ, इसको रोकने के लिए डीफास्फोराइलेशन का भी तो अमल एक होना चाहिए था ना, ताकि ये अमल रुकता। तो डीफास्फोराइलेशन के लिए भी एक सिस्टम यहाँ मौजूद है जिसने क्या काम करना है, जो ये फास्फोराइलाइज हुए हुए हैं इसको डीफास्फोराइलाइज करे।
नॉर्मल हालत की तरफ ले जाए ना, क्योंकि सारे सिस्टम अपनी अपनी जगह पे नॉर्मल में जा रहे हैं। इसके साथ ये फास्फोराइलाइज हुआ है, फास्फोरेट यहाँ पर मौजूद है, इसके साथ अटैच्ड है, तो इसको खोलना भी तो है। जब ये खुल जाएगा, एक तो आ नहीं रहा तो एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, लेकिन जो एग्जीक्यूट हो चुके हैं, खड़े हैं, अब ये काम नहीं कर रहे, तो इनको डीफास्फोराइलाइज भी तो होना ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या अमल होगा? तो इस प्रोडक्ट ने डीफास्फोराइलाइजेशन का अमल यहाँ पर मुकम्मल करना है, और यहाँ पर ये फास्फोराइलाइजेशन का अमल ख़त्म हो जाएगा तो ये चैनल्स का वर्किंग सिस्टम भी बंद हो जाएगा। तो आपने देखा कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किस तरह से एक ज़बरदस्त तालमेल के साथ ये काम करते हैं आपस में। और इनके टिश्यूज़ भी हमने देख लिए, इनके हमने रिसेप्टर्स भी समझ लिए कि दोनों के रिसेप्टर अलग हैं, और कोलिनर्जिक रिसेप्टर यहाँ पर हमने इसका अलग सिस्टम बयान कर दिया था लेक्चर के शुरू में ही। कोलिनर्जिक रिसेप्टर जिसको M2 भी हम यहाँ कहते हैं, और ये कौन सा होता है? मस्कराइन एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर भी इसको कहते हैं। M2 हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। और इसने इनहिबिशन का काम कितने टेक्निकल तरीके से मुकम्मल किया। तो हमने देख लिया कि दिल की रफ्तार को तेज़ या कम करने के लिए जो नेचुरल फंक्शन है जिस्म के अंदर, वो कैसे काम करता है। बाज़ लोग आते हैं, हमारे मरीज़ आते हैं कि उनकी दिल की धड़कन ऐसी होती है जो हमें बाहर से, कपड़े के बाहर भी महसूस होनी शुरू हो जाती है। तो हमें समझना है कि इसके साथ क्या फ़ॉल्ट आ रहा है। जब हम फॉल्ट को समझेंगे तो उसको हल करने के लिए भी चीज़ें समझेंगे। जब हल करने के लिए चीज़ें समझेंगे तो हमारा काम होगा। और इन रिसेप्टर्स को बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि तहरीक, तस्कीन, तहलील समझने के लिए इन रिसेप्टर्स को समझना ज़रूरी है। यही तहरीक लाते हैं। तहरीक, ये स्टिमुलेशन क्या है? तहरीक ही है ना। इनहिबिटरी क्या है? रोक रहा है ना इसके काम को। तो रोकने का सिस्टम, स्टिमुलेशन का सिस्टम, ये समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह जल्द ही अगली क्लासेस में रिसेप्टर के ऊपर मुकम्मल क्लास करने वाले हैं। इसमें रिसेप्टर की कुछ किस्मों को और उसके काम करने के पूरे फंक्शन को समझाएंगे। यहाँ पर तो हमने बिल्कुल शॉर्ट में हमने बातें की हैं, लेकिन ये फंक्शन कैसे स्टिमुलेट होता है प्रॉपर, इसको भी हम प्रॉपर तरीके से समझेंगे। इनहिबिटरी का भी, स्टिमुलेशन का भी, इन सब का क्या क्या कैरेक्टर है, इसको हम आसानी के साथ इंशाल्लाह अच्छे से समझेंगे। कोई साथियों के पास सवाल हो तो बात कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।